Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 1 से 395 तक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सभी अनुच्छेद को ज़बरदस्त ट्रिक्स आपको बताएंगे और इसी वीडियो में आपको वह ट्रिक्स अनुच्छेद याद भी हो जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की। तो आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। लेकिन अनुच्छेद की बात करें तो गिनती में 470 से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्रम में 395 है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है और भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। देखिए कैसे याद रखना है इसको, किसी भी यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो भारत के इंट्रोडक्शन किया गया है अनुच्छेद 1 में, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी भी स्थान को नया राज्य बना दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है देश में, ठीक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। कोई राज्य है, उसका क्षेत्र है या कोई सीमा है या उसका जो नाम है, उसके हम परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो यहाँ तक आपको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा किया गया है और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे नाग पंचमी। नाग से अगर नाग से हो गया नागरिकता, पंचमी से हो गया 5 से शुरू हुआ 11 तक, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक आप इसे याद रखिएगा। नागरिकता के संबंध में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। और एक बात आपको और बता दें कि नागरिकता के संबंध में प्रमुख प्रावधान भारत में सबसे पहले कब आया था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता के संबंध में प्रमुख प्रावधान आया था। और एक बात और बता दें, लेकिन पूरी तरह से भारत में जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बात जहाँ पूछी जाते हैं, कौन सी बात है? देखिए कि भारतीय नागरिकता के संबंध में 1955 में, भारतीय नागरिकता के संबंध में 1955 में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा बताया गया कि 5 विधि के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वह 5 विधि कौन कौन है आपको याद रखना है। पहला तो है जन्म के आधार पर। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। और चौथा है जीते गए क्षेत्र के आधार पर। और पांचवा है प्राकृतिक रूप से। तो आप इसे याद रखना है, ठीक है। पांचवा है प्राकृतिक रूप से। तो यह जो है ना 5 विधि के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप इसे याद रख सकते हैं। हमारा अगला जो है भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। और एक बात याद रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 है, ठीक है। तो वर्तमान में 6 है। कौन कौन है? तो आप देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक चर्चा है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है इसकी चर्चा। और अगला आपका है
देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। और अगला हमारा है लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हटा है वह है संपत्ति का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे 1978 में हटा दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा? तो 94th संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार बनाकर। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये था इम्पोर्टेंट बातें मौलिक अधिकार से संबंधित। और अगला जो हमारा है भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है और ये अनुच्छेद 51 के काम में इसे जोड़ा गया है। आप अनुच्छेद याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो है 51 के ए यानी का में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अगर इम्पोर्टेंट बात की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखें सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे आपको बता दें, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? तो 11 था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में मूल संविधान में 10 था, लेकिन वर्तमान में 11 है। मूल संविधान में कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। इसे आप याद रखिएगा, इससे संबंधित, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जो हमारा आगे है भाग 5। तो भाग 5 में देख सकते हैं भाग 5 जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। और भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 से 1 से 51 तक। आप इसे याद ना भी रखिए तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार में होता है और राज्यपाल राज्य सरकार में। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार में काम करता है उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल काम करता है। तो याद रखना आपको कैसे, यहाँ पर ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति काज की चर्चा है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। अब देखिए अगर राज्यपाल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सभी में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 52 में 1 प्लस करेंगे तो 53 हो जाएगा, 54 में 1 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा, 53 में 1 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा और 54 में 1 प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 153 है, यानी कि 101 पहले लगा देंगे, 1 प्लस कर रहे हैं तो 1 पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद याद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पर भी है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया, महाभियोग की चर्चा। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई अगर गलत काम करते हैं संविधान के विरुद्ध तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है कि आपके प्रति महाभियोग लगा दिया गया है, इसके ताकि राष्ट्रपति जो है अपना पक्ष दूसरे सदन में रख सकें। अनुच्छेद 72 की बात करें तो 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है, मतलब कि राष्ट्रपति अपना क्षमादान की शक्ति यूज कर सकते हैं, मतलब किसी के मृत्यु को भी क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद अगर 123 की बात करें, 123 में अध्यादेश की बात किया गया है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के द्वारा। अनुच्छेद 143 में बताया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 में बताया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। और आपको बता दें उपराष्ट्रपति के बारे में बता दें अगर, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित देख सकते हैं यहाँ पे 2 बातें हैं, 2 अनुच्छेद हैं। वह कौन कौन है? 2 अनुच्छेद है कि 63 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, 64 में राज्यसभा के
सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है, देखिए अगला पॉइंट हमारा प्रधानमंत्री। देखिए अगला पॉइंट हमारा प्रधानमंत्री। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आपके देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है किसकी? तो अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है मंत्रिमंडल की। अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है मंत्रिमंडल की। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा किया गया और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा किया गया। आपको बता दें महान्यायवादी का मतलब हुआ, महान्यायवादी के मतलब हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन करा दें, महान्यायवादी क्या होते हैं। तो इनकी चर्चा अनुच्छेद 76 आपको बता दी है। और ये जो हैं जो महान्यायवादी होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहलाते हैं और केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। याद रखिएगा, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, मतलब कि इनका कार्य का सीमा तय नहीं है, राष्ट्रपति के अनुसार ये इनका कार्यकाल होता है। और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, आप याद रखिएगा। और ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और संसद के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए संसद में वोट भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट बात बता दी हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये प्रधानमंत्री ये हो गया मुख्यमंत्री, और दोनों एक दूसरे से संबंधित। ये हो गया राज्य, ये केंद्र सरकार का मेन होता है कार्यकर्ता और ये राज्य सरकार के मेन कार्यकर्ता। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। और 100 यहाँ पर देखिए अगर 11 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 11, कैसे घटाएंगे देखिए 74 आपका है, कैसे घटाएंगे आपको बता देते हैं ट्रिक से याद रखने के लिए। जैसे आपका 74 है, 74 में आपका मंत्रिमंडल है, इस 74 में एक इसमें घटाइए एक इसमें घटाइए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और जितना घटाएं पहले लगा दीजिए तो 163 हो गया। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल 174 और मंत्रिमंडल हो गया आपका केंद्र सरकार का 174 और राज्य सरकार का मंत्रिमंडल हो गया 163। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं उसी प्रकार से प्रधानमंत्री 75 है, उसी प्रकार से करेंगे तो 164 में मुख्यमंत्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर महान्यायवादी था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, यहाँ पर महाधिवक्ता है, ये राज्य सरकार का सलाहकार होता है। ये राज्य सरकार का क्या होता है सलाहकार होता है। 165 में इसकी चर्चा किया गया है, 165 में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बताएं आपको एक अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता जो होता है राज्यसभा का यानी राज्य सरकार का मेन होता है। ठीक है, और आपको बता दें महाधिवक्ता राज्यसभा का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, राज्यसभा का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उसी प्रकार से इसका कार्यकाल जो है, इसका जो कार्यकाल है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होते हैं ये। और इनका वेतन जो है राज्यपाल निर्धारित करता है कितना मिलेगा, संचित निधि से वेतन इनका दिया जाता है। और ये आप बता दें यह त्यागपत्र किनको देंगे तो राज्यपाल को ही त्यागपत्र देंगे, याद रखिएगा। मैंने महान्यायवादी के जैसा ही इनका होता है। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं संसद की। संसद की तो आपको ये ट्रिक याद होगा, सरला 7981, सरला 7981, मतलब कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब देखिए 79 में से आप घटाइएगा एक तो बचेगा कितना 8 हो गया, 6 हो गया। अब जितना घटा एक लगा दीजिए तो 168 में हो गया विधानमंडल। यहाँ पे राज्य सरकार वाला संसद हो गया 79 में, अब विधानमंडल हो गया राज्य सरकार वाला, केंद्र सरकार वाला हो गया संसद 79 में, और राज्य सरकार वाला हो गया आपका 168 विधानमंडल। ठीक है, उसी प्रकार से 80 में कीजिएगा आप जहाँ पे आपका आ जाएगा 170 में विधानमंडल, 170 में विधानमंडल। याद रखिएगा 175 यहाँ पे 169 में विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद की चर्चा की बात करें तो विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 169, यहाँ पे कितना होगा 169, याद रखिएगा 169 में विधान परिषद की चर्चा किया गया है।
तो आपको एक बात ये भी बता दें, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की चर्चा है। तो याद रखिएगा कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में 6 राज्यों में, वर्तमान में कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। वह 6 राज्य कौन कौन हैं आपको बता दें। तो ट्रिक आपको क्या हुआ या क्या होना चाहिए, ट्रिक के माध्यम से बता दें, ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें वो 6 राज्य कौन कौन है। तो देखिए वह 6 राज्य कौन कौन है। तो आज याद रखना आपको, टीबी जुकाम, ऐसे 7 राज्य है, लेकिन वर्तमान में वो हट गया। ठीक है, टी से हो गया आपको बता दें, टी से हो गया क्या, तेलंगाना में 40 सीट है, तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या 40 है। बी से बिहार में कितने सीट है, तो बिहार में आपका था 75 सीट है। जे से जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 36 था, लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया। क्यों हट गया है, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य बन गया ना, है ना। तो आपको बता दें, यू से हो गया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 100 सीट है। के से हो गया कर्नाटक में कितने सीट है, तो कर्नाटक की सीट याद रखिएगा 75 सीट है। ए से आंध्र प्रदेश में बता दें कितने सीट है, तो 50 सीट है। एम से हो गया आपका, एम से बता दें महाराष्ट्र में 78 सीट है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस किस राज्य में जो है, किस किस राज्य में विधान परिषद सीट है, विधान परिषद वर्तमान में है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है टीबी जुकाम, टी से हो गया तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, ये जो हट गया है वर्तमान में, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आगे क्या है, तो अनुच्छेद 100 में चर्चा किया गया निर्णायक मत। जब लोकसभा और जब चुनाव में जो है लोकसभा राज्यसभा 50-50 अगर हो जाए, बराबरी हो जाए, निर्धारण नहीं हो पाए कौन जीता कौन हो रहा, तो वहाँ पे जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देते हैं अनुच्छेद 100 के अनुसार, है ना। तो याद कैसे रखेगा, 50-50 मतलब बराबर जब हो जाएगा ना, तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं निर्णायक मत अपना देते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 100 के अनुसार 50-50 100 हो गया, 50-50 100, ऐसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार कहा गया संयुक्त अधिवेशन, ये क्या होता है, तो जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कोई विधेयक पारित नहीं हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम समस्या अगर आती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा को अधिवेशन या बैठक बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन दोनों के साथ में बैठक करवाते हैं, बुलाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 110 में है धन अधिवेशन या धन विधेयक की चर्चा, 7 जोड़ देंगे 117 में वित्त विधेयक की चर्चा। अनुच्छेद 112 में बजट, बात से बजट। ठीक है, अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान की चर्चा किया गया, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान की चर्चा किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे जो है हमारा चर्चा देख सकते हैं, आगे हमारा है, आगे बात करते हैं, आगे हमारा सुप्रीम कोर्ट, आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गठन की जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति की चर्चा किया गया है, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर। ठीक है, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर। तो आपको एक बात और बता दें, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के बारे में आपको बता दें इंपॉर्टेंट बातें इससे संबंधित। तो पहली बात ये बताएं कि 124 में जो चर्चा किया गया है, 124 में चर्चा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसका शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अगर आयु बोलें तो लास्ट आयु 65 वर्ष होता है, और ये 65 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पर दे सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु होती है 65 वर्ष तक वो रह सकते हैं, है ना, न्यायाधीश, और पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पर दे सकते हैं। ठीक है,
और वेतन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के वेतन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन है, वेतन कितना होता है तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, उनका वेतन होता है 2.80 यानी कि 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं 2.5 लाख मतलब 2,50,000 होते हैं। 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह होता है, तो आप इससे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको ये बात बता दें, उस वही बात करें अगर, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। CAG के मतलब होता है कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर। ये हिंदी में बोलें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा किया गया है। और ये आगे एक बात और आपको बता दें कि ये क्या होते हैं, तो ये लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, है ना, केंद्र सरकार का मुखिया होते हैं मेन रूप से, ठीक है। और ये लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाते हैं। लोक वित्त का ये संरक्षक होते हैं CAG, इसे याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये जो त्याग पत्र हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी किनको दे सकते हैं तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। इनका जो CAG का जो कार्यकाल होता है 6 बरस। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 बरस, या लास्ट आयु होता है 65 बरस, तो इसे याद रखिएगा। और ये 65 वर्ष से पहले भी हट सकते हैं त्याग पर देकर राष्ट्रपति को, तो आप इसी याद रखिएगा, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो होते हैं ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं या लोक लेखा समिति के मित्र कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का मित्र किसे कहा जाता है तो CAG को कहा जाता है। और CAG जो होते हैं मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होते हैं, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। और ये CAG मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। अगर बात करें तो हाई कोर्ट क्या होते हैं, हाई कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा कहा गया अनुच्छेद 214 में। और 216 में कहा गया, 16 में बताया गया हाई कोर्ट का गठन के बारे में चर्चा किया गया। हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, अनुच्छेद 216 में बताया गया है, उच्च न्यायालय की चर्चा, ठीक है। और अनुच्छेद 214 से 231 तक इसकी चर्चा किया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं तो 25 हाई कोर्ट हैं, 24 राज्यों में और एक दिल्ली में केंद्र शासित राज्य में है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको बता दें वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं 25 हाई कोर्ट हैं, आप इसे याद रखिएगा। और इसकी योग्यता क्या होती है शपथ की, इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है आपको बता दें। जो हाई कोर्ट होते हैं इसका जो न्यायाधीश होते हैं इसका कार्य शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है और कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। 62 वर्ष पूरा हो जाएगा तो त्याग पत्र मतलब वो पद से हट जाते हैं। और त्याग पत्र किसको दे सकते हैं तो त्याग पत्र दे सकते हैं किसको, राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दिए हैं हाई कोर्ट से संबंधित, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक बात और बता दें, सबसे पहले भारत में पहला हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था तो 1886 में किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1886 में किया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले गलत बता दिया आपको ना, सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1862 में। 1862 में किया गया था। 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1862 में। कलकत्ता का ना सबसे पहले 1862 में स्थापना किया गया था। 1862 में कलकत्ता में किया गया था और किया गया था तमिलनाडु में, चेन्नई में किया गया था और एक किया गया था मुंबई में, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं अनुच्छेद यहाँ पर भी है। देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में कहा गया कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है ना संसद को। 250 में कहा गया आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, इसकी चर्चा 250 में। आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर भी कानून कौन बना सकता है तो संसद बना सकता है कानून, ठीक है। अनुच्छेद 262 में कहा गया नदी जल विवाद की चर्चा अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 280 में
वित्त आयोग की चर्चा है। अभी 15वें वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा आयोग की चर्चा है। इसमें क्या क्या आता है, IAS, IPS, IFS आता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। मतलब कि UPSC और PCS, कोई भी राज्य होगा, जैसे बिहार हो गया तो बिहार BPSC हो जाता है, यूपी हो गया तो UPPSC हो जाता है, UPSC है ना, ये हो गया केंद्र वाला हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें, आगे इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, निर्वाचन आयोग। तो बता दें आपको, निर्वाचन आयोग जो की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। 343 में राजभाषा की चर्चा किया गया। हिंदी को कहा गया कि हिंदी राजभाषा होगा अनुच्छेद 343 के अनुसार, और लिपि होगा देवनागरी, ठीक है। लिपि होगा देवनागरी अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। याद रखिएगा, ये सभी में कितना जोड़ा गया, तो +4 कर दीजिए, +4 कर दीजिए। मतलब कि 352 में कर दिए 4 तो 56 हो गया, और 56 में 4 तो 60 हो गया। तो 52 में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में अशांति हो जाए, या जब देश जो है दूसरे देश से युद्ध करने लगे, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब कोई राज्य जो है देश के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन नहीं करे, है ना, या तो कोई राज्य में अगर उसका सरकार ही भंग हो जाए, खत्म हो जाए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल लगता है जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और ये भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो भी आपको बता रहे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है। संविधान संशोधन कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। और संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। आप इसे याद रखिएगा, छुआछूत का अंत कहा गया है, अनुच्छेद 17 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। और बात करें अगर हम अनुच्छेद 29 की अगर अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात करें, अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 40 की बात करें, पंचायती राज प्रणाली की चर्चा है। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज प्रणाली की चर्चा है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और कौन कहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहे थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो ही बताए हैं, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक का वीडियो मिलेगा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपका वीडियो रहेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।